नमस्कार। आज हम कानून की कुछ ऐसी धाराओं पर बात करेंगे जो अक्सर शायद उतनी चर्चा में नहीं आती, लेकिन हैं बहुत अहम। हाँ, बिल्कुल। सरकार के कामकाज और समाज में शांति दोनों के लिए। हमारे पास कुछ अंश हैं जो सरकारी मोहरों, सिक्कों और हाँ, खास तौर पर ये जो गैर कानूनी सभाएं होती हैं, भीड़, उनसे जुड़े अपराधों के बारे में है। तो आज का हमारा मकसद है कि इन कानूनी बारीकियों को मतलब आसान भाषा में समझें। बिल्कुल, कि ये अपराध हैं क्या, क्यों है और सजा क्या है। हाँ, देखते हैं इनसे क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करें। जरूर। सबसे पहले ये सरकारी मोहरें। सुनने में शायद लगे कि भाई नकली डाक टिकट या मोहर, क्या बड़ी बात है, पर कानून इसे कैसे देखता है? धारा 186 है ना, फर्जी मोहर। हाँ, फिक्टिशियस स्टैम्प। तो ये फर्जी मोहर है क्या असल में, सीधी भाषा में? देखिए, कोई भी ऐसी मुहर या कोई निशान, कोई डिजाइन जो लगे तो असली डाक टिकट या सरकारी मुहर जैसा, पर सरकार ने जारी ना किया हो, अच्छा। या उसकी कॉपी हो, नकल हो, वो सब इसमें आता है। ठीक है, तो फिर इसके तहत कौन कौन से काम हैं जो जुर्म माने जाते हैं? मतलब क्या करने पर सजा होगी? कई चीजें हैं। एक तो ऐसी नकली मोहर बनाना ही अपराध है। फिर जानबूझकर इसे चलाना मतलब इस्तेमाल करना या बेचना या किसी और को देना। ओके। डाक के किसी काम के लिए इसे जानबूझकर इस्तेमाल करना। हाँ। और बस अपने पास रखना भी। अरे, अगर आपके पास कोई ठीक ठाक वजह नहीं है, कानूनी वजह नहीं है, तो इसे रखना भी जुर्म है। अरे, सिर्फ रखना भी? हाँ। हाँ। और तो और इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए, डाई, प्लेट, कोई औजार, हाँ। वो बनाना या उसे भी बिना कानूनी वजह के पास रखना, ये भी अपराध है। अच्छा, काफी डिटेल में ये तो। अब सबसे बड़ा सवाल, सजा क्या है इसकी? यहाँ पर सजा है 200 रुपए तक का जुर्माना। 200 रुपए? बस। हाँ। 200 रुपए सुनने में आज ये रकम बहुत ही कम लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन शायद ये उस वक्त बना कानून है जब 200 रुपए की कीमत ज्यादा थी। हाँ। पर यहाँ जुर्माने से ज्यादा जरूरी बात है जब्ती। जब्ती मतलब ये कि ऐसी कोई भी नकली मुहर या उसे बनाने का औजार या सामान अगर मिलता है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है, अपने कब्जे में ले सकती है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिखाता है कि इरादा सजा से ज्यादा इस गोरख धंधे को रोकने का था। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, सरकार की परिभाषा। हाँ। डाक टिकट के मामले में सरकार का मतलब सिर्फ भारत सरकार नहीं, तो फिर? किसी दूसरे देश की सरकार भी इसमें शामिल है। मतलब अगर आप किसी और देश की नकली डाक टिकट बनाते या रखते हैं तो भी आप इस धारा के तहत आ सकते हैं। ओहो, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम और उस पर जो भरोसा है वो कितना अहम है। एक छोटी सी नकली मुहर भी पूरे भरोसे को हिला सकती है। ये बात तो सोचने वाली है। भरोसे पर ही तो टिका है सब कुछ। अच्छा, अब मोहरों से आगे बढ़ते हैं, सिक्कों पर आते हैं। धारा 187 और 188, यहां लगता है मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है, सजा भी काफी ज्यादा है। हाँ, यहाँ सजा एकदम से बढ़ जाती है। धारा 187 टकसाल के बारे में है, मिंट, जहां सिक्के बनते हैं। अगर वहां का कोई कर्मचारी जानबूझकर कुछ गड़बड़ करे। हाँ, अगर कोई कर्मचारी जो टकसाल में काम करता है वो जानबूझकर कोई ऐसा काम करे या कोई काम करने से चूके जिससे टकसाल से निकलने वाले सिक्के का वजन या उसकी धातु मतलब उसका कॉम्पोजिशन वो वैसा ना रहे जैसा कानून ने तय किया है, तो क्या होगा? तो उसे 7 साल तक की कैद हो सकती है। और ये कैद सख्त भी हो सकती है या साधारण भी, साथ में जुर्माना भी लगेगा। 7 साल? ये तो बहुत है। बहुत गंभीर बात है ये। सोचिए, अगर सरकारी टकसाल में ही सिक्कों के साथ छेड़छाड़ होने लगे, वजन कम हो या मेटल बदल दिया जाए, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हाँ, लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा करेंसी से। बिल्कुल। और धारा 188 भी कुछ ऐसी ही लगती है। ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना कानूनी इजाजत के टकसाल से सिक्का बनाने का कोई औजार या मशीन बाहर ले जाता है, तब भी वही सजा है, 7 साल तक की कैद, किसी भी तरह की, और जुर्माना। अच्छा। इसका कारण भी साफ है। टकसाल के औजार अगर बाहर चले गए तो मतलब नकली सिक्के बनने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हाँ, जाली सिक्के। ये सीधे सीधे देश की आर्थिक सुरक्षा पर हमला है। इसीलिए कानून टकसाल की सुरक्षा और सिक्कों की शुद्धता को लेकर इतना सख्त है। ये दिखाता है कि राज्य के लिए अपनी करेंसी पर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। तो हमने देखा कि कानून कैसे राज्य के प्रतीकों जैसे मोहरें और सिक्के इनको कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि ये सीधे भरोसे
और अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। सही कहा। अब विषय बदलते हैं थोड़ा, उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सामना शायद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा देखते हैं या सुनते हैं, सार्वजनिक शांति भंग करने वाले अपराध। पब्लिक ऑर्डर। हाँ, खास तौर पे विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली। धारा 189 में है ये। जी। तो ये विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है? कानून क्या कहता है? कब 5 लोग खड़े हों तो वो ठीक है और कब वो गैर कानूनी हो जाता है? देखिए, कानून कहता है कि 5 या उससे ज्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं और उन सबका एक सामान्य उद्देश्य या कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। सामान्य उद्देश्य। हाँ, मतलब उन सबका मिलकर एक इरादा होता है, और वो इरादा अगर इनमें से कोई एक हो तो वो जमावड़ा गैर कानूनी माना जाएगा। अच्छा, वो इरादे क्या हैं? पहला, कि वो केंद्र या राज्य सरकार को या संसद या विधानमंडल को या किसी सरकारी ऑफिसर को डराएं धमकाएं आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन से, ताकि वो अपना कानूनी काम न कर पाएं। दूसरा, किसी कानून को लागू होने से रोकें, उसका विरोध करें। ठीक है। तीसरा, कोई शरारत यानी मिसचीफ करें, जैसे तोड़ फोड़ या किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसें, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई और जुर्म करें। ओके। चौथा, जोर जबरदस्ती करके किसी से उसकी संपत्ति छीन लें या उसे कब्जा कर लें, या किसी को उसके रास्ते के अधिकार से रोकें या पानी इस्तेमाल करने से रोकें, या कोई और ऐसा अधिकार जिसे हम अमूर्त अधिकार या इनकॉर्पोरल राइट कहते हैं, उससे वंचित करें। ठीक है। और पांचवा, किसी को डरा धमकाकर कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करें जो वो कानूनी तौर पर करने के लिए बाध्य नहीं है, या फिर उसे वो काम करने से रोके जिसका उसे कानूनी हक है। तो इनमें से कोई भी इरादा अगर 5 या ज्यादा लोगों का है तो वो जमावड़ा विधि विरुद्ध हो गया। हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी शब्द यही है, सामान्य उद्देश्य। सिर्फ 5 लोगों का इकट्ठा होना काफी नहीं है। उनका इरादा गलत होना चाहिए। बिल्कुल। कानून यहाँ कोशिश कर रहा है कि लोगों के इकट्ठा होने के अधिकार और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के बीच एक बैलेंस बने। लेकिन ये तय करना कि सामान्य उद्देश्य क्या था, ये तो मुश्किल हो सकता है असल में। हाँ, ये बहुत पेचीदा हो सकता है। कब कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक गैर कानूनी भीड़ में बदल जाता है, ये लाइन कई बार बहुत धुंधली होती है। और कानून में एक बात और साफ है कि हो सकता है जब लोग जमा हुए हों तब उनका इरादा ठीक हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बाद में उनका इरादा बदल जाए और वो जमावड़ा गैर कानूनी बन जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग शांति से अपनी कोई मांग रखने के लिए जमा हुए, लेकिन फिर उनमें से कुछ ने या सब ने मिलकर तय कर लिया कि अब हिंसा करेंगे या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसी वक्त वो जमावड़ा विधि विरुद्ध हो जाएगा। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि अगर कोई ऐसी गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसके लिए परिणाम क्या है, सजा क्या है? क्या सबके लिए एक जैसी सजा है? नहीं, सजा अलग अलग है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हालात क्या थे, उस व्यक्ति की भूमिका क्या थी। कानून ने इसको काफी डिटेल में बताया है। अच्छा, मोटे तौर पे क्या है? मोटे तौर पर समझें तो अगर आप जानते हैं कि ये भीड़ गैर कानूनी है और फिर भी आप उसमें शामिल होते हैं या बने रहते हैं, तो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सिर्फ शामिल होने पर? हाँ, जानते हुए शामिल होने पर। लेकिन अगर उस भीड़ को पुलिस या मैजिस्ट्रेट ने कानूनी तौर पर बिखरने का आदेश दे दिया है, मतलब कहा है कि हट जाओ यहाँ से। हाँ, जैसे अनाउंसमेंट करते हैं। बिल्कुल। और आप वो आदेश जानते हुए भी भीड़ में बने रहते हैं, हटते नहीं हैं, तो सजा बढ़ जाती है। तब 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ओहो, दुगनी से भी ज्यादा। हाँ, और अगर आप उस गैर कानूनी भीड़ में शामिल हैं और आपके पास कोई खतरनाक हथियार है, जैसे तलवार, भाला, बंदूक या कोई भी ऐसी चीज जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल करके जान ली जा सकती है। अच्छा, तो हथियार के साथ शामिल होने पर भी सजा 2 साल तक की हो सकती है, भले ही बिखरने का आदेश न दिया गया हो। मतलब हथियार होना अपने आप में गंभीर बात है। बहुत गंभीर। और कानून सिर्फ शामिल होने वालों को ही नहीं देखता, उन लोगों पर भी नजर है जो उसके पीछे होते हैं। पीछे मतलब वो लोग जो ऐसे गैर कानूनी जमावड़ों के लिए लोगों को भाड़े पर लाते हैं, पैसे देकर बुलाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, या उन्हें किसी और तरह से भर्ती करते हैं या उन्हें उकसाते हैं, बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों को भी सजा मिलेगी, उतनी ही जितनी भीड़ के सदस्य को मिलती। और अगर उनके लाए हुए भाड़े के लोगों ने कोई और जुर्म कर दिया भीड़ में, तो ये भाड़े पर लाने वाले भी उसके लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं।
जैसे उन्होंने खुद किया हो। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति जानते बूझते ऐसे लोगों को जिन्हें गैरकानूनी जमावड़े के लिए भाड़े पर लाया गया है, अपने घर में या अपनी जगह पर पनाह देता है, शरण देता है, तो उसे भी 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ भीड़ में जाना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी चेन, भर्ती करना, पनाह देना, ये सब अपराध के दायरे में है। बिल्कुल। और हथियार लेकर शामिल होना या भर्ती होना तो और भी गंभीर है, उसके लिए सजा ज्यादा है। ये दिखाता है कि कानून न सिर्फ उस भीड़ को कंट्रोल करना चाहता है जो सामने दिख रही है, बल्कि उन जड़ों को भी काटना चाहता है जहां से भीड़ बनती या भड़कती है। सही कहा। सजा का इस तरह बढ़ना, जानकारी होने पर, हथियार होने पर, आदेश ना मानने पर, ये सब दिखाता है कि कानून इन चीजों को कितनी गंभीरता से लेता है। यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, धारा 190 में। आपने जिक्र किया था सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सुनने में ही थोड़ा डरावना सा लगता है, क्या मतलब है इसका? हाँ, ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके निहितार्थ काफी गहरे हैं। ये कहती है कि अगर किसी विधि विरुद्ध जमाव यानी गैरकानूनी भीड़ के किसी भी सदस्य ने, ध्यान दीजिए, किसी भी सदस्य ने उस भीड़ के सम्मानीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई अपराध किया है, यानी जिस गलत इरादे से वो भीड़ जमा हुई थी, हाँ, उस इरादे को पूरा करने के लिए कोई अपराध किया है, या फिर कोई ऐसा अपराध किया है जिसके होने की संभावना के बारे में बाकी सदस्यों को पता था कि भाई इस भीड़ में ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो उस भीड़ में शामिल हर व्यक्ति जो अपराध होने के समय वहां मौजूद था, उस अपराध का दोषी माना जाएगा। हर व्यक्ति मतलब एक मिनट, अगर भीड़ में मान लीजिए 100 लोग हैं और उनका सामान्य उद्देश्य है मान लीजिए किसी सरकारी दफ्तर में जबरदस्ती घुसना, और इस कोशिश में 5 लोग पत्थर फेंकते हैं पुलिस पर जी, तो क्या बाकी के 95 लोग जिन्होंने शायद एक पत्थर भी नहीं छुआ, वो भी पत्थर फेंकने के दोषी माने जाएंगे? सिद्धांत तो यही कहता है। अगर पत्थरबाजी उस सामान्य उद्देश्य दफ्तर में घुसना को पूरा करने के लिए की गई थी या बाकी सदस्यों को अंदाजा था कि ऐसी नौबत आ सकती है, तो हाँ, वो 95 लोग भी उस पत्थरबाजी के अपराध के लिए दोषी ठहराए जा सकते हैं, भले खुद ना किया हो। हाँ, भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वो काम ना किया हो। ये कानून का एक बहुत सख्त पहलू है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा थे, यही काफी हो सकता है आपको जिम्मेदार ठहराने के लिए, अगर भीड़ का मकसद गैरकानूनी था और उस मकसद के लिए कोई अपराध हुआ। ये जानना तो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है जो किसी भी तरह के प्रदर्शन या जमावड़े में शामिल होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत भूमिका चाहे कुछ ना हो, पर उस समूह का सदस्य होना ही अपने आप में एक बड़ा जोखिम बन जाता है। ये तो वाकई एक गंभीर बात है। तो आज हमने समझा कि कैसे कानून पहले तो फर्जी डाक मोहरों से लेकर टकसाल में होने वाली गड़बड़ियों तक, मतलब राज्य के प्रतीकों और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करता है। और फिर हमने देखा कि ये विधि विरुद्ध जमाओं की परिभाषा कितनी फैली हुई है और उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, खासकर ये सामूहिक जिम्मेदारी वाला सिद्धांत। हाँ, इन सभी नियमों के पीछे अगर आप देखें तो कुछ मूल विचार साफ दिखते हैं। जैसे? पहला तो राज्य की सत्ता, उसके अधिकार और उसके प्रतीक जैसे मोहरें, सिक्के, उनका सम्मान बनाए रखना। दूसरा, समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखना। और तीसरा, लोगों के इकट्ठा होने के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों के बीच एक कानूनी रेखा खींचना। ये कानून हमें बताते हैं कि व्यक्तिगत आज़ादी कहाँ खत्म होती है और सामूहिक जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल।